हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल आपका बताया था आपको, और उससे पहले मैंने इस चैप्टर की पूरी बेसिक्स बताई थी। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन दोनों वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने उस वीडियो में बताया था पहली वीडियो में कि कुछ एसेट्स होती हैं, कैश, बैंक डेटर, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, ऐसे कुछ लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल और लोन, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए अगर आप इन न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी एसेट्स में हेडिंग खुलते हैं, सब हेडिंग, उसमें वही सारी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही लायबिलिटीज़ में जो सब हेडिंग हम शो करते हैं उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपने वो सबसे पहली वीडियो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट पे या इंट्रोडक्शन पे जो थी वो जरूर देखें आप। आइए आज हम इसकी दूसरी इलस्ट्रेशन करते हैं। ये टी.एस. ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और पेज नंबर 5.8 राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली, जिसमें 10 ट्रांजेक्शन है, मैंने जानबूझ के बड़ी ली है, वो है। आइए बिना समय खराब करते हैं हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये टी.एस. ग्रेवाल बुक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें है प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। ये पहली ट्रांजेक्शन है, इसको करते हैं। आइए देखिए, ये हम ऐसे इसको बनाते हैं, इसका बेस है। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ ट्रांजेक्शंस, यहाँ एसेट्स, इसमें सब हेडिंग के लिए एक लाइन जगह छोड़ दी है हमने। ये कैपिटल, ये लायबिलिटीज, इस तरह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और हर ट्रांजेक्शन एंट्री के बाद ये मैच करनी चाहिए। तो पहली है इसमें, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, इसे हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक में भी कह रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट। ठीक है, उसने एक बैंक अकाउंट खोला और कैश पे बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब कैश पे बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में उसने क्या करा, एसेट में कैश, हमारे बिजनेस में कैश आया। एक तो ये कैश में प्लस हो जाएगा कितना, 25,000। तो यहां एक हेडिंग खोलेंगे हम, कैश, इसमें लिखेंगे 25,000। ठीक है, और क्या करेंगे साथ में कह रहा है एंड चेक ऑफ ₹25,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोलने के लिए 25,000 रुपीज का एक चेक दिया। इसका मतलब बैंक में हमने पैसे जमा कराए, तो बैंक, यह बैंक बैलेंस आ जाएगा। तो यहां एक और अकाउंट खुलेगा, बैंक, और बैंक में क्या कर रहा है, 25,000 का हमने चेक लेके बैंक में जमा कराया, चेक बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो बैंक बैलेंस बढ़ा। और ये दोनों जोड़ के कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी 25 50,000। ये कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे इसको 50,000। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारा कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ती है। और बिजनेस के साथ साथ अगर हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं या और एसेट्स भी लगा रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो जितनी भी है कैश प्लस जितने भी एसेट्स हैं उनके सब हेडिंग खुलते जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था वो पहली वीडियो में, आपको एसेट्स के हेडिंग पता होने चाहिए। वो सारी एसेट्स जोड़ के इज इक्वल टू कैपिटल के बराबर लिखेंगे। आप देखो, इसका टोटल 50,000 और इसका टोटल 50,000 दोनों बराबर है। हर एंट्री के बाद ये बराबर आनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। हमने 4,000 रुपए की जो गुड्स है क्रेडिट पे खरीदी। आपको मैंने बताया था जब भी गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो स्टॉक प्लस होता है, और जब भी माल बेचते हैं तो स्टॉक माइनस होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स हमारे पास आ रही है, हमारे बिजनेस में आ रही है। हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय एक एंटिटी होती है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी। उसमें बिजनेस और बिजनेसमैन टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम सारे ट्रांजेक्शन ये एज्यूम करके मानते हैं कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, ये देखना है आपको। तो हमने माल खरीदा, हमारे बिजनेस में गुड्स आ रही है, स्टॉक आ रहा है 4,000 रुपीज का ऑन क्रेडिट, वो भी उधार। अगर किसी का नाम लिखा होता है तो भी उधार है, कैश है तो कैश होना चाहिए, कैश के लिए कैश लिखा होना चाहिए। अदरवाइज अगर नाम लिखा है या ऑन क्रेडिट लिखा है, उधार माना जाता है। तो हमने माल खरीदा उधार 4,000 रुपए का, तो एक तो स्टॉक बढ़ गया हमारे पास। ठीक है, यहां आप लिखेंगे स्टॉक। माल खरीदा हमने कितने का, 4,000 का, 4,000 रुपए का स्टॉक बढ़ गया। हमने माल खरीदा तो हमें पैसे देने हैं तो लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे 4,000 रुपीज के। तो ये लायबिलिटीज में एक हेडिंग आएगा क्रेडिटर्स, ऐसे CRS क्रेडिटर्स। ठीक है, ये कितने का आएगा, यहां आएंगे आपके 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपए का माल खरीदा हमने,
तो स्टॉक एसेट में हेडिंग खुला, स्टॉक माल आ रहा है, प्लस हो गया। और 4000 रुपये क्रेडिटर हमें उधार है क्योंकि हमें दे देंगे तो लायबिलिटी बढ़ गई 4000 से। तो यहां हम इसकी सेकंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ये वाली परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे हम 4000, ये 50,000, ये इधर 4000 इस हेडिंग में, इसको 25,000 और ये 25,000 का कैश। ठीक है, आप इसको जोड़ के देखिए 54,000, 25, 25, 50 प्लस 4, 54,000। हर ट्रांजैक्शन के बाद अब अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आपने कहीं गलती करी, उसे आप अपने क्वेश्चन को चेक कीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं एंट्री नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश 1000। हमने 1000 रुपीज में माल खरीदा कैश में, परचेज गुड्स। इस बार गुड्स फिर खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं हम कितने की, हम गुड्स खरीद रहे हैं, इससे पहले हम एंट्री लिख लेते हैं इसकी थर्ड वाली, परचेज गुड्स फॉर कैश। दिस वन इज परचेज गुड्स फॉर कैश। इस बार साफ साफ कह रहा है कैश में, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, हमारे पास स्टॉक आ रहा है, माल आ रहा है। जब भी माल खरीद, जब भी परचेज गुड्स करेंगे स्टॉक प्लस होगा, जब भी हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो स्टॉक माइनस होगा। तो हमने माल कितने का खरीदा, हमने माल खरीदा 1000 रुपए की गुड्स खरीदी। ठीक है, और इस बार कैश में खरीदी तो कैश हमारे पास है, चला गया, ये रहा 1000 रुपीज, कैश माइनस कर देंगे। इस बार उधार का काम नहीं है, कैश का है। तो ये एंट्री क्या होगी, 1000 से गुड्स आई प्लस और 1000 कैश से कम हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे। अब ये हो गया टोटल 5000, ये 25,000 और ये 1000 घटाएंगे तो 24,000। न्यू इक्वेशन आ गई। ये हर बार न्यू इक्वेशन ब्लू कलर में जो मैंने लिखी है, हर एंट्री के बाद लाइन डालने के बाद, ये वाली लाइन डालने के बाद न्यू इक्वेशन लेनी है आपको। ठीक है, और इधर कुछ नहीं हुआ तो सेम रहेगा। ये हो गया 50,000 और ये हो गया 4000। कुछ नहीं कह रहा तो सेम डिट्टो यही 54 और यहां पर 24 और 5 तो 30 और 24, 54 दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम एंट्री नंबर 4 पढ़ेंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इस बार हमने फर्नीचर खरीदा 500 रुपीज का। फर्नीचर एसेट होता है, जब कभी भी कोई भी एसेट खरीदी जाती है गुड्स के अलावा। अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक प्लस होगा, गुड्स बेच रहे हैं तो स्टॉक माइनस होएगा। बट अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, कोई भी एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट का अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा कैश के सब हेड में, क्योंकि एसेट अपने नाम से ही खरीदी जाती है, अपने नाम से ही बिकती है। और अगर एसेट बेच रहे हैं, फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर लेस होएगा, स्टॉक बेचेंगे मतलब गुड्स बेचेंगे तो स्टॉक लेस होएगा, लेकिन जब फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर लेस होगा। और जब फर्नीचर खरीदेंगे तो एसेट अपने नाम से खरीदी जाती है, अपने नाम से बिकती है, तो फर्नीचर ऐड होएगा। और जब फर्नीचर बेचेंगे तो माइनस फर्नीचर होगा, ध्यान रखना। तो फर्नीचर खरीदा हमने 500 रुपीज का। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, ये लिखेंगे हम परचेज फर्नीचर फॉर कैश, साफ साफ लिखा है। और अगर खाली ये लिखा है परचेज फर्नीचर, कुछ मेंशन नहीं है, ना उधार ना कैश, नो क्रेडिट और नो कैश, तो इसे हम प्रीज्यूम करते हैं कैश में ही माना जाता है। और इसका मतलब क्रेडिट के लिए या तो क्रेडिट लिखा होना जरूरी है या फिर किसी का नाम लिखा होना जरूरी है। तो हमने फर्नीचर खरीदा, यहां पर एक हेडिंग बढ़ेगा फर्नीचर का। ठीक है, फर्नीचर का हेडिंग बढ़ गया। फर्नीचर कितने का खरीदा है आपने, आपने फर्नीचर खरीदा है 500 रुपीज का, तो 500 रुपीज का फर्नीचर। और कैश में खरीदा है तो कैश में से लेस हो जाएंगे 500। ओके, यहां कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो सेम जो एज इट इज था वही लिख देंगे आप, जो पहले था वही लिख देंगे। और यहां कितना है फर्नीचर के हेडिंग के नीचे फर्नीचर, और ये 5000, इससे पहले वाला टोटल देखते हैं न्यू इक्वेशन, 5000, ये 25,000 और ये 500 घटाएंगे 23,500। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5 पे आ गए, या एंट्री नंबर 5 पे देखेंगे हम। वो कह रहा है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। पर्सनल यूज क्या होता है आपको मैंने बताया अभी से, विड्रू अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, विड्रू गुड्स फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्रॉइंग्स। ये बिजनेस का रूल है, जैसे हम कैपिटल लगाते हैं ऐसे ही मालिक अगर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, ये 4 वर्ड अगर आपको कहीं पे दे रखे तो आप ये ध्यान रखना कि ये ड्रॉइंग्स है। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाल सकता, निकालता है तो ड्राइंग मानी जाती है। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए इसने बैंक से पैसे निकाले हैं, विड्रू कैश फ्रॉम पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक 700। ठीक है, तो 700 इसने क्या करे हैं, बैंक से पैसे निकाले हैं 700 रुपए। तो 700 रुपए बैंक में से हम माइनस कर देंगे दिस वन 700 रुपीज, और 700 रुपए से कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि 700 रुपए
कैश नहीं निकाला, उसने बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक कम हो गया और 700 से कैपिटल कम होगी। जब भी विड्रॉ करेंगे, यहां तो बैंक था, अगर कैश होता तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, जब भी विड्रॉ करेंगे, क्योंकि देखो पहली एंट्री क्या थी, जब हम बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो कैश प्लस कैपिटल प्लस, जब हम निकालेंगे कैश निकालेंगे तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, क्योंकि इस बार बैंक से निकाला है इसलिए इस बार बैंक माइनस हुआ है कैश की बजाय और कैपिटल माइनस। ओके, तो यहां आप क्या लिख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये लिख देंगे हम, यहां ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जो एज इट इज क्वेश्चन होता है ना, उसकी जो एंट्री होती है वो सारी एज इट इज लिख दी जाती है और हर एडजस्टमेंट के बाद न्यू इक्वेशन आती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे एग्जैक्ट पूरा पूरा लिखें, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेन ये चीज होती है, ये सही आनी चाहिए। अब इसका टोटल कर लेंगे आप, ये आ गया 4700 घटाएंगे 49,300, ये सेम लेंगे 500, अगर कोई एंट्री नहीं हुई ये 5000 सेम रहेगा, ये 700 घटा देंगे आप 24,300 और ये 23,500। ये मैं आपको बाबा कहता हूं, सारा टोटल चेक करके देख लेना, यही आएगा 49 और 4 53,300, इसे जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, करके देख लेना आप। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 देखिए, पेड रेंट पेड करा है हमने 200। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी एक्सपेंसेस पेड करते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड, वो खर्चा होता है, और खर्चा ना एसेट में आता ना लायबिलिटी में आता। एसेट और लायबिलिटी मैंने कोई खर्चा नहीं लिखवाया, एसेट्स के जो बताए हैं उसमें रेंट पेड वगैरह नहीं है, तो कैश कैपिटल माइनस इसका रूल होता है। अगर कोई एक्सपेंसेस माइनस हो रहा है तो क्या होगा, कैश कैपिटल माइनस। अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो कैश कैपिटल प्लस। तो यहां क्या कह रहा है, रेंट पेड रेंट 200 रुपीज, 6 एडजस्टमेंट है, तो यहां कह रहा है पेड रेंट, अपने रेंट पेड कर रहे हैं 200 रुपीज, तो पेड कर रहे हैं तो कैश में से पेड कर रहे होंगे, 200 कैश में से माइनस हो जाएंगे और 200 कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोबारा देखिए, अगर कोई खर्चा पेड होता है, कोई भी रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट पेड, कैश माइनस कैपिटल माइनस। अगर रिसीव होता है तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस। तो करिए इसका टोटल कर लीजिए, ये हो गया 4000, इसमें कोई एंट्री नहीं है, सेम रहेगा, इसमें 200 माइनस के हो जाएंगे 49,100, इसमें 500 सेम रहेंगे, इसमें 5000 सेम रहेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, इसमें 24,300 और इसमें 200 लेस कर दीजिए 23,300। ठीक है, अब हम आगे इनका टोटल करेंगे तो आप सेम आएगा, आप करके देख लीजिएगा, एंड में करेंगे हम एक साथ। अब आगे नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम 7, एडजस्टमेंट नंबर 7, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बैंक में अकाउंट खोल रहा था, उसे इंटरेस्ट मिला है। फिर इनकम आ गई, ना ये एसेट है ना ये लायबिलिटी है, कोई इनकम रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारी इनकम्स होती हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक से 100 रुपीज, रिसीव्ड, तो आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है हमको 100 रुपीज, तो 100 रुपीज से कैश प्लस और 100 रुपीज से कैपिटल प्लस। ठीक है, 100 रुपीज, सॉरी कैश में नहीं आएगा क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक में मिला होगा, ये बैंक में प्लस होगा, दिस वन इधर 100 रुपीज फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो बैंक के अकाउंट में बैंक बैलेंस है 100 रुपीज प्लस, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, तो बैंक में प्लस और कैपिटल में प्लस। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए 500, 5000, 24,400, 23,300 और इधर लेंगे तो कितना आएगा आपका 49,200 प्लस 4000। ठीक है, ये न्यू इक्वेशन आ गई हमारी, हर एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन आएगी और न्यू इक्वेशन की दोनों साइड एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों साइड का टोटल करेंगे। एक्चुअली ये पूरी साइड लायबिलिटी ही मानी जाती है, कैपिटल हम अलग शो करते हैं, तो ये बराबर आएगी। अब एडजस्टमेंट नंबर 8 पे आ जाएंगे हम, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट ₹500, ₹700, हमने 500 कॉस्ट की गुड्स 700 बेच दी। मैं आपको ये लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बता रहा था, यहां भी बता रहा हूं, जब भी हम माल बेचते हैं स्टॉक लेस करते हैं और स्टॉक में से भी कॉस्टिंग लेस करते हैं, क्योंकि जब हम माल बेचेंगे अपनी दुकान पे तो 500 वाला माल हमने 700 में बेचा, 200 रुपए तो प्रॉफिट कमाएंगे हम अपनी बुक से, लेकिन 500 घटाएंगे। 700 जो सेलिंग प्राइस है वो बाहर वाले के लिए, हमारे लिए नहीं, हम तो अपनी बुक्स में क्या करेंगे, हमेशा कॉस्टिंग लेस करेंगे। तो हमने गुड्स बेच दी, गुड्स जब भी बेचेंगे माइनस होगी स्टॉक, और जब गुड्स जब भी खरीदेंगे तो प्लस होएगा परचेज मतलब स्टॉक। तो हमने 500 रुपए कॉस्टिंग की गुड्स क्रेडिट में 700 में बेच दी, ये कह रहा है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम सोल्ड गुड्स, साफ साफ कह रहा है कॉस्टिंग ₹500।
ठीक है। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेच दी हमने 700 रुपीज पे, एट रुपीज 700। 500 वाला माल 700 रुपए में उधार बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ। तो हमारे पास है कितने की स्टॉक कम हो रहा है, 500 का स्टॉक कम हो रहा है, तो स्टॉक कम कर दीजिए 500 का, ये लो कर दिया हमने 500 का स्टॉक कम। ठीक है, उधार बेचा है तो पैसे मिलेंगे, 700 रुपए मिलेंगे तो क्या होगा, डेटर्स। अगर किसी का नाम दे रखा हो तो नाम आ जाता है, अदरवाइज डेटर है, ये डेटर में पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे 700। 500 का माल बेचा, स्टॉक में 500 लेस हो गए, 700 रुपए मिलेंगे तो एसेट पैसे आएंगे डेटर्स, और दोनों का नेट इफेक्ट हो गया, ये -500 के प्लस 500, दोनों एसेट साइड ही है, तो 200 रुपीज प्लस के हो गए, 200 रुपीज का हमें फायदा हो गया। इसका मतलब ये हो गया 500 की गुड्स हमारे पास से चले गई, स्टॉक कम हो गया, कॉस्टिंग प्राइस, और डेटर पैसे आएंगे 700 रुपीज, ये हो गया, और दोनों का नेट फायदा 200 रुपीज का। ठीक है, इसका टोटल कर लीजिए 4000, इसका कर लीजिए, ये हो गया 49,400, ये हो गया प्लस 700, ये हो गया प्लस 500, इसको आप क्या करेंगे, ये प्लस 4500, और ये 24,400, और ये 23,300। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें एडजस्टमेंट नंबर क्या कह रहा है, 9, पे टू क्रेडिटर। यहां हमारे क्रेडिटर थे ये वाले 4000 के, हमने क्रेडिटर्स को 400 रुपीज पे कर दिए। कहां से पेड करे होंगे, कैश में से। तो क्या एंट्री होगी, एक तो क्रेडिटर में से कम हो जाएंगे 900 जो क्रेडिटर्स को पे कर दिया, और कहां से पे करे होंगे, ये पेड करे होंगे आपने कैश में से। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, आपने जितने क्रेडिटर्स को पे करे हैं, सॉरी 400 रुपीज है, ठीक है, तो 400 ही लिखेंगे यहाँ पर, 900 नहीं है, 400 है, और ये भी 400 है। ठीक है, 400 रुपीज आपने क्रेडिटर्स के पे कर दिए, तो 400 के क्रेडिटर्स कम हो गए, 400 कैश से कम हो गया। यहां एंट्री लिखेंगे आप, पे टू क्रेडिटर्स, पे टू क्रेडिटर्स 400 रुपीज आपने माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, कितने के क्रेडिटर रहेगा, 3600 के आपने पे कर दिए, 49,400 कैपिटल का आ गया, प्लस 700 ये इसके आ गए, प्लस 500 ये इसके आ गए, प्लस 4500 इसके आ गए, प्लस 24,400 इसके आ गए, और 22,900 रुपए यहां आ गए आपके। ठीक है, अब लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 10, पेड पैटी एक्सपेंसेस 200 रुपीज। आपने क्या करा है, पैटी एक्सपेंसेस का होता है छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, चाय कॉफी वगैरह छोटे मोटे, तो एक हेडिंग बना दिया जाता है पैटी एक्सपेंसेस। तो पैटी एक्सपेंसेस पेड करे आपने 200। मैं आपको बता रहा था कभी भी कोई भी खर्चा पेड होगा, कैश कैपिटल माइनस, एसेट लायबिलिटी नहीं होती, कोई भी इनकम आएगी कैश कैपिटल प्लस, तो हमने पेड पैटी एक्सपेंसेस 200 रुपीज के पेटी एक्सपेंसेस पेड करें, तो आप यहां लिखेंगे इसको पेड पैटी एक्सपेंसेस। ठीक है, जो आपने पेड करे हैं, कितने पे करें आपने 200, ये है आपके सॉरी 200 रुपीज, तो कहां से पेड करेंगे, कैश में से, और कैश माइनस और कैपिटल माइनस, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। 3600 ये आपका होगा 49,200, ये आपका हो गया 700 जो सेम हेडिंग है, प्लस 500 जिस हेडिंग के नीचे जो आएगा वो वहीं आएगा, प्लस 4500 प्लस 24,400, और यहाँ 200 लेस करेंगे तो जाएगा 22,700। ठीक है, और नीचे आप यहाँ टोटल करेंगे इन सब का, तो आपका टोटल कितना आएगा, 6 और 2 8, 3 और 9 12 का 2 लगा 1, 52,800, और जब इसका टोटल करेंगे तो ये भी 52,800 आएगा। दोनों साइड हमेशा बराबर रहती हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन की बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अच्छे से समझनी पड़ेगी। उसके एसेट्स और लायबिलिटी आपको क्रैमिंग करके हाथ पे रटनी पड़ेगी, समझ के रटना आपको पता लग जाएगा, जैसे कैश बैंक डेटर बीआर इस तरह से। और एक इलस्ट्रेशन इससे पहले मैंने कराई थी, टी अग्रवाल की बुक में आप डिटेल देख सकते हैं, वहां पे भी एक मैं ये करा रहा हूँ। मैंने जानबूझ के 2 बड़ी इलस्ट्रेशन लिखी है जिसमें 10-10 एडजस्टमेंट है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आप सभी का मेरा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो आप उनको भी मोटिवेट करें कि वो वीडियो जरूर देखें, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अकाउंट सीखते रहें। इसी के साथ आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।